हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए सीधे चलते हैं मलेरिया पैरासाइट के जीवन चक्र की तरफ। देखिए, जो मलेरिया है, ह्यूमन में जो मलेरिया है, मलेरिया पैरासाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोटोजोअन होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। इसकी और प्रजातियां भी मलेरिया कॉज करती हैं मनुष्य में। तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोअन है जिसे हम प्लाज्मोडियम बाइवैक्स कहते हैं। और ये एक मादा एनाफिलीज मच्छर, जो मादा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसके ऊपर रहता है परजीवी के रूप में। और ये जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो मलेरिया पैरासाइट है, इसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है, यानी कि द्विपोषदीय जीव है। और इसका जो पहला होस्ट है, प्राथमिक पोषद है, प्राथमिक पोषद मनुष्य होता है इसका, जिस पर ये अपनी अलैंगिक जनन को पूर्ण करता है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रावस्थाएं प्लाज्मोडियम बाइवैक्स में पाई जाती हैं। और इसका जो द्वितीयक पोषद है, जिसमें ये दूसरी लैंगिक जनन कंप्लीट करता है, लैंगिक जनन की प्रावस्था, तो इसका जो द्वितीय पोषद है वो है मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अवस्था को कंप्लीट करता है ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मनुष्य के अंदर कंप्लीट करता है। इस प्रकार जो मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, ये अपने जीवन चक्र को दो होस्ट में, मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज मच्छर, दो पोषदों में पूर्ण करता है। इसलिए इसको द्विपोषदीय जीव भी कहते हैं। चलिए अब देखिए अलैंगिक जनन की प्रावस्थाएं देखते हैं कि ये अलैंगिक जनन, ठीक है, किस प्रकार कंप्लीट करता है मनुष्य के अंदर। तो अलैंगिक जनन की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि पूर्व रुधिराणु चक्र, और दूसरा होता है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि बाह्य रुधिराणु चक्र, रुधिराणु से बाहर और रुधिराणु के अंदर। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार कंप्लीट होती है ये प्रावस्था। जब संक्रमित मादा, ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये जब संक्रमित होती है, इसमें प्लाज्मोडियम बाइवैक्स परजीवी के रूप में आकर इसमें पाया जाता है। तो जब ये मनुष्य को, ह्यूमन को काटेगी, मनुष्य को काटती है, तब क्या होता है, इसकी लार में, इसकी जो सलाइवा है लार, इसमें ये ब्लड में लार छोड़ती है और लार के साथ स्पोरोजोइट्स, इसकी लार में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स होते हैं। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, इसके स्पोरोजोइट्स रक्त में लार के साथ आ जाते हैं, मच्छर की लार के साथ, जो मादा एनाफिलीज है। और ये जब रक्त से, ब्लड से कहां पहुंच जाते हैं, ये रक्त से लीवर में पहुंच जाते हैं, लीवर सेल्स में। और आधे घंटे बाद, लगभग आधे घंटे बाद, ये लीवर सेल्स को संक्रमित कर देते हैं ब्लड सेल्स से। ये क्या होगा, जब रक्त में पहुंच जाएंगे तो आधे घंटे बाद ये स्पोरोजोइट्स जो हैं प्लाज्मोडियम के, वो कहां पहुंच जाएंगे, लीवर में पहुंच जाएंगे और लीवर सेल्स को संक्रमित करते हैं। जब ये लीवर को संक्रमित स्पोरोजोइट कर देते हैं तो लीवर की सेल्स में, ये लीवर सेल है, लीवर सेल में पहुंचकर ये जो स्पोरोजोइट हैं, ये लीवर सेल्स में पहुंच जाएंगे और लीवर सेल को संक्रमित करेंगे। लीवर सेल जब संक्रमित हो जाएंगी तो यही स्पोरोजोइट क्या करते हैं, आगे लीवर सेल में एक साइजोन्ट, एक गोल संरचना स्पोरोजोइट द्वारा बन जाती है,
जिसको साइजोंट कहते हैं। एक साइजोंट का निर्माण कर लेते हैं और साइजोंट में फिर मल्टीपल फिशन द्वारा, यहां क्या होता है, साइजोंट में मल्टीपल फिशन होगा, यानी कि बहुविभाजन द्वारा इसकी सेल्स जो हैं, जो स्पोरोजोइट हैं, संक्रमित होकर स्पोरोजोइट क्या होगा, लीवर सेल्स के अंदर जाकर क्या होगा, साइजोंट बना लेते हैं। ये इन्होंने जब साइजोंट बना लिया तो इससे मल्टीपल डिवीजन द्वारा बहुत सारे लीवर सेल के अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन जाते हैं। ये लीवर सेल है और इसके अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन जाते हैं, बहुत सारे। दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको, क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन जाएंगे। साइजोंट से लीवर सेल के अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन जाते हैं। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स की जो संख्या होती है लीवर सेल के अंदर 1000 होती है। लगभग 1000 क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन जाते हैं ये लीवर सेल के अंदर। और क्रिप्टोमीरोजोइट्स फिर जब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स के अंदर बनेंगे तो लीवर सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। और ये बस्ट होने के बाद ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स कहां आ जाएंगे, रुधिर में आ जाते हैं, यानी कि ब्लड में आ जाएंगे। जब ये रुधिर में आ जाएंगे तो रुधिर से फिर से लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। फिर से क्या करते हैं, ये लीवर सेल को ही जाकर लीवर सेल को जाके संक्रमित करते हैं। दे इन्फेक्ट द लीवर सेल। लीवर सेल को जाके फिर से इन्फेक्शन करेंगे। और जब लीवर सेल इन्फेक्ट हो जाएगी, लीवर सेल के इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, इनसे 2 प्रकार के जब क्रिप्टोमीरोजोइट्स लीवर सेल्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं ब्लड में पहुंचकर, ब्लड से लीवर सेल को दोबारा, तो इनसे क्रिप्टोमीरोजोइट से माइक्रो और मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनते हैं। क्रिप्टोमीरोजोइट से क्या बनेंगे, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स, वो भी एक छोटे, जिन्हें माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स कहेंगे। और थोड़े बड़े कण बनेंगे जिनको मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट कहते हैं। ये मैक्रो जो मीरोजोइट्स हैं ये तो पुनः कहां चले जाते हैं, लीवर सेल्स में ही पहुंच जाते हैं। ये कहां चले जाएंगे, वापस लीवर सेल में, वापस लीवर सेल्स में पहुंच जाते हैं और फिर से यही बनाएंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स और मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनाते हैं। ये वापस फिर से यही बनाने लगते हैं। इनका काम तो ये हो जाता है यहां पर फिनिश। और लेकिन ये माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स जाके आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं को, आरबीसीज को जाकर क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। आरबीसीज में पहुंचकर अटैच हो जाएंगे इसकी सतह से, आरबीसीज में एंटर करेंगे। और आरबीसीज में, ये आरबीसी है और आरबीसी में जाकर ये जो कण हैं, क्या है, जो ग्रीन वाले कण बनाए हमने, ये जाकर इसके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहां पर इन कणों से क्या होता है, एक ट्रोफोजोइट अवस्था बन जाती है। ये ट्रोफोजोइट अवस्था बन जाती है। ये माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट जब आरबीसी में जाकर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो ट्रोफोजोइट अवस्था का निर्माण करते हैं। और ये वयस्क अवस्था प्लाज्मोडियम की ट्रोफोजोइट कहलाती है। ट्रोफोजोइट को हम वयस्क अवस्था भी कहते हैं, एडल्ट स्टेज होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये एडल्ट स्टेज बन जाएगी
और इस स्टेज के आने के बाद क्या होता है कि ये अमीबाइड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ये जो ट्रोफोजोइट है ये कैसा अमीबाइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो जब अमीबाइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, अमीबाइड स्टेज कह देते हैं। अमीबाइड अवस्था, इस प्रकार अमीबाइड अवस्था प्राप्त होती है। अमीबाइड से फिर ये सिग्नेट रिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कैसे हो जाएगा, एक सिग्नेट रिंग के रूप में। जैसे एक रिंग होती है, एक रिंग सी संरचना बन जाएगी जिसको साइनेट रिंग कहते हैं। और साइनेट रिंग से जो अवस्था आती है नेक्स्ट, उस अवस्था को साइजोंट स्टेज कहते हैं। ये साइजोंट स्टेज आ जाएगी और इस साइजोंट में मल्टीपल फिशन द्वारा, देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें फिर से मल्टीपल फिशन होगा, विभाजन होगा और इससे बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे। इससे मीरोजॉइट्स का निर्माण होगा। देखिए फिशन से बहुत सारे इसके अंदर क्या बन जाएंगे, मीरोजॉइट्स बन जाते हैं। इनको मीरोजॉइट कहेंगे। बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे और ये मीरोजॉइट्स के साथ साथ इसमें कुछ हीमोजॉइन ग्रेन्यूल भी विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। इनको हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, हीमोजॉइन कण बन जाएंगे। और ये हीमोजॉइन कण और ये मीरोजॉइट्स जो है, जब रुधिर में मुक्त होते हैं, जब ये मीरोजॉइट्स के फटने से मल्टीपल फिशन होगा साइजोंट में, इस अवस्था को क्या कहेंगे, साइजोंट। इसको साइजोंट कहते हैं, साइजोंट स्टेज है ये। तो साइजोंट में फिशन के बाद जब ये फटेंगे, ब्लड में रिलीज होंगे हीमोजॉइन कण और मीरोजॉइट्स। तो हीमोजॉइन कण जब ब्लड में मिलते हैं तो तेज कपकपी के साथ बुखार आता है। फीवर कैसे आएगा, कपकपी के साथ फीवर आता है हीमोजॉइन कण के ब्लड में मिलने से। तो ये प्रक्रिया कितने घंटे में कंप्लीट होती है, 48 घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और इसको हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहां जब साइजोंट बन जाता है, साइजोंट के बाद क्रिप्टोमीरोजॉइट्स यहां बन गए, जब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन जाते हैं तो यहां तो क्या हो जाती है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद ये क्रिप्टोमीरोजॉइट से लेकर और हीमोजॉइन कण फीवर तक आने तक ये जो अवस्था है, इसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। इसके बाद ये जो मीरोजॉइट्स हैं ये फिर से ब्लड में पहुंचेंगे। ये ब्लड में आरबीसी में पहुंचकर और आरबीसी में पहुंचकर दो प्रकार के गैमीट बनाते हैं, माइक्रो गैमिटोसाइट और मैक्रो गैमिटोसाइट का निर्माण करते हैं। मैक्रो
गैमेटोसाइट यानी कि गैमीट बनाने वाली मदर सेल, ये माइक्रोगैमीट स्पर्म बनाएगी और ये बाद में ओवम बनाएगी, मैक्रोगैमेटोसाइट। और ये कब बनते हैं? ये नाइट में ही बनते हैं, जब मादा मच्छर रात में मनुष्य का रुधिर चूसती है, तो ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट उसके क्रॉप में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब मीरोजोइट से मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन के फलस्वरूप दो चीजें बनती हैं ब्लड के अंदर, माइक्रोगैमेटोसाइट और दूसरा मैक्रोगैमेटोसाइट। इससे देखिए ये दो संरचनाएं जो बनी अलैंगिक जनन के फलस्वरूप, ये कहां पहुंच जाती हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है मच्छर के क्रोप में यानी पेट में पहुंच जाती हैं। और यहां माइक्रोगैमेटोसाइट से, माइक्रोगैमेटोसाइट किसका निर्माण करती है विभाजन के फलस्वरूप? माइक्रोगैमेटोसाइट से, यहां देख लीजिए बताते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट ये है, और इससे विभाजन के फलस्वरूप स्पर्म बनते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पर्म बनते हैं, मेल स्ट्रक्चर है ये, और ये क्रोप की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। ये जो गैमेटोसाइट है, माइक्रोगैमेटोसाइट भी और मेगागैमेटोसाइट भी। और मेगागैमेटोसाइट से, मेगागैमेटोसाइट से विभाजन के फलस्वरूप ओवम बन जाते हैं। अब क्रॉप में ही क्या होता है? स्पर्म और ओवम से फर्टिलाइजेशन द्वारा स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये आप लोगों को जानकारी है ही कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। यहां देखिए माइक्रोगैमेटोसाइट से स्पर्म बना और मेगागैमेटोसाइट से ओवम बनता है। क्रॉप के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद जाइगोट जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? एक थोड़ा सा ये आगे थोड़ा सा ग्रोथ करके उकाइनीट का निर्माण करता है। थोड़ा जब ग्रोथ करेगा तो उसको उकाइनीट कहेंगे, और उकाइनीट से ऊसिस्ट बन जाएंगी। ऊसिस्ट जो है क्रॉप वाल से अटैच रहती हैं। जो क्रॉप की सतह है, क्रॉप सरफेस या क्रॉप पेट की दीवार, और यहां पर इनमें ऊसिस्ट में मल्टीपल डिवीजन होगा, और डिवीजन द्वारा क्या होगा? इसके अंदर लगभग 10,000 डिवीजन के द्वारा 10,000 स्पोरोजोइट बन जाएंगे। 10,000 स्पोरोसाइट्स का निर्माण होता है। और उसके बाद जब स्पोरोसाइट्स क्या होता है, जब मादा मच्छर काटती है मनुष्य को, तो स्पोरोसाइट्स लार के साथ, सलाइवा के साथ फिर से मनुष्य के शरीर में, ब्लड में पहुंच जाएंगे, ब्लड से लीवर में, मनुष्य से ब्लड में पहुंच जाएंगे, ह्यूमन ब्लड में, और ह्यूमन ब्लड से ये कहां पहुंच जाएंगे? फिर से लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, और फिर से वही अलैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार ये जो टॉपिक है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।